सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 4 जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था। और पुराने जो आप पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। सो हम हीट के बारे में पढ़ रहे थे। आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना था ऊष्मा का स्थानांतरण, कैसे जो हीट है ट्रांसफ़र होती है। तो आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, जैसे आप कुछ बनाते हैं गैस पे, जब भी आप बर्तन रखते हैं और उसके बाद तुरंत वो गर्म होने लगता है, और आप जैसे गैस से अलग करते हैं तो बर्तन धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तृप्त हो जाती है, तप्त हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, और जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो यह ठंडा क्यों होता है, तो इसमें बता रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जा रही है। मतलब जैसे आपने उधर से अलग किया गैस के ऊपर से, तो जो आपका बर्तन है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित करती है, मतलब एक जगह से ठंडी, गर्म जगह से ठंडी की तरफ जाती है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरण होती है, आइए हम इसकी बात करते हैं। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पत्ती लीजिए और छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। जैसे इसमें चिपका रहे हैं, देखो। जैसे इसमें छोटे छोटे ऐसे जो है यहाँ पे टुकड़े चिपका दिए हैं, और एक ऐसी पट्टी जो है ले ली उनने। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होना चाहिए, जिससे हम आसानी से जो है अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर सकें। तो ये सेम दूरी पे होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। एक चाहे तो आप ऐसे यहाँ पे ईंट वगैरह से लगा सकते हैं, और यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबा कर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखना है। तो हम धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे गर्म होती जा रही है और मोम जो है पिघल के गिरना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ करते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, फिगर में बता रहे हैं, धीरे धीरे जो टुकड़े गिरने लगे। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है, मतलब जो उसके पास में रहेगा वो टुकड़ा जल्दी गिर जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरित होती है? क्या आप सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक जगह से यहाँ से जो है ऊष्मा जो हीट है यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसलिए जो है टुकड़े गिर रहे हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित। अब इसमें जो आप इसको चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म जगह से ठंडी जगह जाती है ऊष्मा, उसे हम चालन प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो है ठोस, जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं उन सभी में होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तत्व बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे हम बर्तन को उठाएंगे पूरा हमारा हाथ जलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसीलिए जो आपने देखा होगा, बर्तन आपके घरों में रहते हैं तो पूरा बर्तन तो आपका जो सॉलिड रहता है, लेकिन जो उसका पकड़ने का हैंडल रहता है या तो लकड़ी का रहेगा या फिर प्लास्टिक। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक और जो लकड़ी हो गई है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है,
तो इसलिए हमें गर्म नहीं लगता है। अब क्रियाकलाप 4.7 इसमें बता रहे हैं किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात या स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजनी मतलब विभाजनी डिवाइडर बोलते हैं, एकत्र कीजिए। इन सभी के वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। और इन सभी को क्या है, एक गर्म पानी में आपको जो थोड़ा सा मतलब उसका एरिया कोई सा डुबा लेना है। क्या क्या लेना है, जिसमें आपको स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल और पेंसिल वगैरह प्रकार वगैरह, इन सबको कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। और आपको जैसे में देख लेना है कि जिसका पहला जो पदार्थ है, वस्तु बनी है, जैसे धातु, जैसे स्टील का चम्मच जो है वो धातु से बनी है, तो क्या इसका दूसरा हिस्सा गर्म होता है? हाँ। तो मतलब और प्लास्टिक का गर्म होता है? वो बिल्कुल नहीं होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा का चालक। तो जिसमें क्या आ गई हमारी स्टील की चम्मच और लोहे की और चीज़ें बहुत सारी ऐसी, ये सभी जो किस में आती हैं, तो इसमें एग्जांपल हो गए एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर जो तांबा बोलते हैं, ये सभी चीज़ें हैं जो हमारी जो चालक में आ जाती हैं। अब जो यदि इनको जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती हैं, अपने होते हुए ऊष्मा को नहीं जाने देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, रबर आ जाएगा, और हमारे क्या बोल सकते हैं, लकड़ी और ऐसी चीज़ें आप जानते होंगे, डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि जहाँ से मतलब आपको जो हीट है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो उनको हम बोलते हैं कुचालक। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी टाइम मतलब इलेक्ट्रिसिटी यदि आप बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक अलग हो जाता है। तो यदि अब हम यहाँ पर हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेनली आप प्लास्टिक्स और लकड़ी वगैरह का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे प्लास्टिक या लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे आई पता लगाते हैं। मतलब जल वगैरह में कैसे जो है ऊष्मा स्थान एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके बारे में हम पता करेंगे। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है, मतलब गोल जैसे नीचे तरफ में बेस गोल रहे। इसे जल में 2 तिहाई भरिए, इसके किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रतिबंध कीजिए जिसमें कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सके। जैसे इसमें बता रहे हैं आप फ्लास्क कैसे रखते हैं, लेबोरेटरी में जो यूज़ होते हैं ऐसे चीज़ें होते हैं। ये स्टैंड रहता है और इसमें आप नीचे से हीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे एक मोमबत्ती रख इसे गर्म सकते हैं। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म करना। जैसे इसमें क्रिस्टल डाल के उन्होंने गर्म कर रहे हैं, कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए और कुछ आप देख सकते हैं कि जिसका चित्र भी आप बनाइए। ऐसे आप चाहें तो ऐसे जैसे इसमें बना रहे हैं, कैसे ऐसे कुछ कुछ उड़ रहा है। और सबसे सही है, आप जब भी कोई ऐसे साइंस की यदि आपको जानना है तो आपको एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। तो जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। तो इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने आ जाता है, तो फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। तो इस ऊष्मा स्थानांतरण, इस विधि को हम संवहन कहते हैं। अब जैसे देखो इसमें बता रहे हैं, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे जो है ऊपर उठते जाते हैं धीरे धीरे करके। तो जैसे इस जगह से जो गर्म पानी जाता है ऊपर, जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है पानी, तो यहाँ पे ठंडा पानी आ जाता है। तो ऐसे इसी से जो चक्र चलता रहता है इसको हम बोलते हैं संवहन। तो धीरे धीरे करके पूरा पानी गर्म हो जाता है। अब वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, इसे हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हमने पता कर लिया कि जल में कैसे होता है।
अब हमें वायु के बारे में बात करना सॉरी कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब जैसे किसमें देख हम 4.9 जो एक्टिविटी करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एक मोमबत्ती जलाइए और अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में रखिए। क्या आपको दोनों हाथ गर्म लगते हैं? जैसे इसमें देखो दिखा रहे हैं, ये जो आप साइड में रखेंगे वो आप ऊपर तरफ रखेंगे, तो आप क्या अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ आपको अधिक गर्म? क्योंकि हमें जो ऊपर वाला हाथ रहेगा, आप चाहे तो थोड़ा दूर से करिएगा क्योंकि जल भी सकते हैं। तो आप ऊपर के हाथ को आपको जब देखेंगे तो जो ऊपर के हाथ जो है यहाँ पे ज़्यादा आपको गर्म लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोमबत्ती की जो हीट है वो ऊपर तरफ मतलब हवा के साथ साथ ऊपर जाती है। तो देखो जैसे इसमें बता रहे हैं, अपने हाथों को ज्वाला से थोड़ा सुरक्षित रखना है क्योंकि जिससे आपके हाथ जलने में मतलब जले ना, इसलिए बहुत आपको नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं लगती। मतलब जो ऊपर तक आपका हाथ रहेगा वो ज़्यादा गर्म हो जाए क्योंकि जो वायु है ऊपर तरफ जो गर्म है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। जैसे दिन में क्या है, यहाँ पर जो है बहुत जल्दी गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर आती है। जैसे इसमें ये समुद्र समीर बोल रहे हैं। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर आने वाली वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं। ये आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें क्या है, समुद्र की तरफ जो वायु आती है समुद्र की ओर से उसको हम बोलते हैं समुद्र समीर। और समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं क्योंकि जिससे आसानी जो हमारा घर ठंडा रहे। और रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, तो समुद्र का जल और स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, तो इसलिए जल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। जैसे इसमें देखो दिखा रहे हैं, तो दिन के टाइम क्या होता है, बाहर का माहौल जो ठंडा रहता है मतलब बाहर तरफ, और इस स्थल में गर्म रहता है, तो जो गर्म वायु है वो ठंडा तरफ जाती है और ठंडे वाली वायु गर्म तरफ आती है। तो इस कारण से जो खिड़कियां हम लोग जो है समुद्र के पास में वो समुद्र तरफ बनाते हैं, तो पूरा जो माहौल है वो ठंडा हो जाता है। जैसे रात के टाइम ऐसे उल्टा होता है, इस तरफ का जो है यहाँ पे गर्म टेम्परेचर रहता है और यहाँ पे स्थल में ठंडा रहता है, तो ये गर्म जो है ठंडी की तरफ आती है, तो बाहर से ऐसा चक्र जो चलता रहता है। इसको बोलते हैं थल समीर और इसको बोलते हैं समुद्र समीर। तो थल समीर इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तब तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, हमें बात करना है कि हमारे पास सूर्य से कैसे जो है ऊष्मा आती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और इंग्लिश में भी साथ साथ में करते जाएंगे जिससे इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि इन दोनों प्रकारों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि यह अभी हमने बात की चालन और संवहन, इन दोनों में एक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम तो इस माध्यम के जरिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई माध्यम नहीं है। तो इसमें क्या होता है, चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकांश स्थिति में कोई माध्यम नहीं है, जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रकार में आती है जिसे हम कहते हैं विकिरण।
ये विकिरण जो है प्रक्रिया से हम तक जो है ऊष्मा आती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त हो। जैसे आप ठंडियों के टाइम में ज़्यादातर हीटर का उपयोग करते हैं, तो हीटर में क्या है, आप आसानी दूर से ही जो है ऊष्मा आप जो है गर्मी महसूस कर सकते हैं। तो उसी ही प्रकार से हम जो है सूरज से भी जो है गर्मी लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विकिरण। इंग्लिश में मतलब प्रोसेस बोल सकते हैं, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। साथ साथ यदि आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे तो आपको बेटर रहेगा, जिससे बाद में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश की स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा इसे हम उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरित किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? अभी आप बोल देंगे कई बार क्या है जो है आपको मतलब कई बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो यदि धूप में रहते हैं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात बताऊं तो धूप में रहने से हमारे शरीर में एक मेलानिन पिगमेंट बनता है। मेलानिन पिगमेंट यदि जितना ज़्यादा रहता है उतना जो है हमारी स्किन काली पड़ने लगती है। इसलिए और भी कई लोग बहुत सारे रीज़न है कि आपको धूप से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बाकी इतना है, आपको जो सुबह सुबह की धूप है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें जो हमारा शरीर है वो विटामिन डी बनाता है। तो आपको विटामिन के मतलब जो विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह, अब आजकल तो बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की भी टैबलेट ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को आजकल विटामिन डी की टैबलेट लेनी पड़ रही है, जो कि हमें नेचुरली भी हमें मिल सकता है, लेकिन नहीं, उसके लिए हमें टैबलेट खानी पड़ रही है। सो आगे हम बात करते हैं इंग्लिश में ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम एंड इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। अभी आपने हिंदी में देखा, अब हम इंग्लिश में देखेंगे। You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame। मतलब आप कुछ खाने बनाने की चीज़ को आप फ्लेम में रखेंगे, मतलब गैस पे रखेंगे, यदि आप नॉर्मल बात करें तो वो गर्म होने लगता है। तो इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। मतलब जो है हीट है पूरे फ्रेम में जो है आप बोलते तो बर्तन में पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding। मतलब आप जैसे ही बाहर रखते हैं उसके बाद जो है धीरे धीरे करके आपका बर्तन ठंडा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से हीट जो है आप जो सराउंडिंग्स में उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हीट है वो गर्म से ठंडे की तरफ जाते हैं, मतलब हॉट से कूल की तरफ जा रही है। तो अभी हमारा हॉट क्या है, जो हमारा बर्तन है वो गर्म है, और ठंडा क्या है, बाहर तरफ जो सराउंडिंग है उसके आसपास। तो जैसे ही आप बाहर करोगे कंटिन्यू का आप गर्म करते रहोगे तो वो तो गर्म रहेगा। यदि आप ठंडा मतलब जैसे ही आप गैस से उतारोगे तो धीरे धीरे करके वो ठंडा होने लगेगा। So you can understand that in the both cases the heat flow from the hotter objects to the colder objects, and in fact in all cases heat flows from the hotter objects to a colder objects। मतलब ज़्यादातर केसों में ऐसे ही होता है कि गर्म से ठंडे की तरफ जो है हीट जो है ट्रांसफ़र करती है, जो ऊष्मा ट्रांसफ़र करती है। हमें बात करना है कि वो कैसे फ्लो होती है। तो इसके बारे में हमें एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, आप एक्टिविटी 4.6 में देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लेना है,
वैक्स या फिर मोम बोलते हैं, तो आप वैक्स ले सकते हैं, मोम भी आप चाहें तो उसके लिए आपको एक प्लेट लेना है या फिर रॉड ले लेना है, ऐसा जो यहाँ पे रॉड दिखाया है, या फिर आप कुछ भी आप एल्युमिनियम वगैरह या फिर कुछ भी आप ऐसा चीज़ ले सकते हैं जो उसमें मेटल की चीज़ हो, और उसमें आप यहाँ पे वैक्स थोड़ा थोड़ा ऐसे सेम डिस्टेंस पे आप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे लगा देंगे। उसके बाद थोड़ी सी आपको नीचे जगह रखना है, आप चाहें तो स्टैंड पे लगा सकते हैं यहाँ पर ईंट के बीच में, लेकिन आपको जब आप यहाँ से गर्म करेंगे एटलीस्ट थोड़ी इतनी हाइट हो जिससे आप मोमबत्ती को आसानी से रख सकें। तब आप रखेंगे तो धीरे धीरे आप कुछ समय बाद देखेंगे कि यहाँ से जो है वैक्स जो है या फिर मोम पिघलना शुरू कर देगी। तो मोम पिघलने का कारण क्या है कि जो ये आप यहाँ पर हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो यहाँ से इस तरफ में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड अप टू द कोल्डर एंड ऑब्जेक्ट इट कॉल्स कंडक्शन। मतलब ये तो कंडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, वैसे हीट में भी हो रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जो जो हॉट मतलब गर्म एरिया से ठंडे एरिया तरफ जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे कंडक्शन। इन मतलब जो जितनी भी सॉलिड्स हैं इन सभी में है कंडक्शन होता है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जितने भी मेटल्स हैं इन सभी में हीट ट्रांसफ़र होती है। एंड डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली। सो हमें पता करना है कि क्या सभी जो है सब्सटेंसेस में होता है, नहीं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल। अब आपने देखा होगा कि घर तरफ में जितने भी आपके बर्तन रहते हैं उन सभी में जो पकड़ने का हैंडल रहता है वो या तो प्लास्टिक का होगा या फिर लकड़ी का होगा, क्योंकि लकड़ी से जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसलिए बाकी जो हैंडल्स हैं वो लकड़ी से या फिर प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, तो हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं बर्तन। सो अब हमें आगे बात करते हैं एक्टिविटी 4.7 में। हीट वाटर in a small pan or a beaker, collect some articles such as a steel spoon, plastic scales and divider, and dip end of the articles in the hot water. Wait for a few and minutes and touch। अब देखो जैसे आपको क्या क्या करना है, कुछ आयरन का ले लेना है, कुछ परकाल ले लेना है, कुछ प्लास्टिक की चीज़, और आपको थोड़ा सा पानी जो है गर्म करना है जैसे, और इन सभी को आपको डिप कर रखा रहना है। तो कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे करके जो है ऊपर जो आपने जिसमें प्लास्टिक का डाला है और या फिर डिवाइडर डाला है, धीरे धीरे करके वो गर्म होने लगेंगे। तो इसका कारण क्या है, अब हम आगे बात करेंगे कि ऐसे मटेरियल जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पास होने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और जो हीट को इस जगह से दूसरी जगह नहीं होने देते उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जो रोकते हैं उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। सो अभी हम बात कर रहे हैं हीट के बारे में। सो द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, और इसके जो एग्जांपल इसमें एल्यूमिनियम, कापर, और जो आप नॉर्मली आपके घरों में भी यूज़ होते हैं कापर वायर्स। एंड द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड आर पुअर कंडक्टर ऑफ सो नोन एज इंसुलेटर। जो हीट को एक दूसरी जगह जाने देते हैं उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर, और जो नहीं जाने देते उनको कहते हैं हम इंसुलेटर्स। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब जैसे हम बताते हैं कि वाटर हैं, मतलब पानी हो गया हमारा, और हवा हो गई, ये सब तो बहुत मतलब पुअर कंडक्टर जो ट्रांसफ़र नहीं होने देते, लेकिन इसमें कैसे ट्रांसफ़र होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, एक जब आप लैब में एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको एक ऐसा बीकर ले लेना है, बीकर ले लेंगे, उसमें आप जब पानी भर लेंगे ऐसा, उसके बाद आपको उसमें एक सब्सटेंस डालना है, जिससे मैं आप बता दें कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे लिया गया है। आप पोटेशियम परमैंगनेट को ले लेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके इसको गर्म करना है। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे से क्या है, जो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आपको राउंड राउंड सा
जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आप चाहें तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ से हीट करेंगे, जो गर्म पानी है वो धीरे कर से ऊपर तरफ उठने लगेगा। मतलब ऐसे आपको दिखाई, इसमें अच्छे से देखा, धीरे जिस जगह से जो गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा, और उस जगह पे जो खाली, जैसे एग्जांपल यहाँ पे गैप हो गया, तो यहाँ पे ठंडा पानी आ जाएगा। तो इस जगह से जो चक्र चलता रहता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। मतलब जो पूरा ये प्रोसेस ऐसी चलती रहती है बहुत देर तक, तो कुछ जब तक पूरा जो पानी गर्म नहीं हो जाता, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब हम एयर की बात करते हैं कि आखिर जो हवा वो कैसे ट्रांसफ़र करती है। सो द एयर नियर द हीट सोर्सेस गेट hot and rises. The air from the sides comes into takes its place, and in the way air get heated and the following activities confirm its idea। मतलब जैसे क्या है, एक जगह जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हीट है, यदि इसके चारों तरफ की हीट जो है गर्म होती जाएगी, तो ये यहाँ से ठंडी की तरफ जाएगी, तो ठंडी हवा की तरफ जाएगी, और फिर से जो ठंडी हवा है वो वहाँ पे गर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। मतलब जहाँ पे हीट का सोर्स रहता है, या फिर जिस जगह से हीट आती रहती है, उसके चारों तरफ तो हीट रहेगी, मतलब गर्म रहेगी। तो हम जानते हैं कि गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ जाती है, तो जैसे ठंडी हवा की तरफ जाएगी, वहाँ पर फिर से ठंडी हवा आ जाएगी, फिर जैसे वो गर्म होगी, उसके बाद फिर से ऐसे ट्रांसफ़र जो होता रहता है। लाइट अ कैंडल एंड कीप वन हैंड ऑन एबव द फ्लेम। उसके बाद हमें एक एक्टिविटी करना है इसमें। इस एक्टिविटी को आसानी से, मतलब ऐसे नॉर्मली आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ कहीं बाई चांस जल ना जाए। इसलिए आप जैसे मोमबत्ती जलाएंगे तो एक हाथ ऊपर रख के देखिएगा, एक हाथ साइड में रख के, तो आप देखेंगे कि कौन सा हाथ आपका जल्दी से, मतलब आपको जो है गर्म लगेगा, जो ऊपर तरफ वाला, क्योंकि हीट के साथ साथ जो है, हवा के साथ साथ जो है लो की जो आपकी गर्म लगेगा, और साइड की जो हवा है वो उस तरफ गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए आपके साइड जो हाथ वाला है, साइड वाला हाथ है, वहाँ पे आपको गर्म नहीं लगेगा। सो नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन। तो इस जो प्रोसेस है, इस कन्वेक्शन के द्वारा ऊपर की हीट जो जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए हमें ऊपर ठंडा लगता है। देयरफॉर द हैंड ऑफ द फ्लेम फील्स हॉट ऑन द साइड्स, however there is no convection and air does not feel as hot as the top। the people living in the coastal areas, मतलब जो समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं, वो लोगों को क्या है, दिन के टाइम में फिनोमिना, मतलब जो है इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मतलब आप चाहें तो बोल सकते हैं कि ये जो कन्वेक्शन है, ये उन लोग की डेली लाइफ में होता है, और डेली लाइफ में वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कैसे, कि दिन के टाइम में क्या होता है, जो जगह है पूरा जहाँ पे रह रहे हैं वो लोग, मतलब समुद्र के किनारे वाले लोग, वहाँ पर मतलब आप जानते हैं कि जैसे सूरज निकलेगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पूरा गर्म माहौल हो जाएगा। सो उसमें क्या होता है, मतलब पानी से पहले जो ज़मीन गर्म हो जाती है, तो उसके बाद जब यहाँ पर गर्म माहौल हो जाएगा, तो जो समुद्र का एरिया है वहाँ पर ठंडा माहौल रहेगा, तो इस तरफ से गर्म से ठंडी की तरफ जो है वायु चलने लगेगी। सो द एयर ओवर द लैंड्स बिकम हॉटर एंड राइजेस अप, एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड to take its place। the warm air from the lands moves towards the sea to complete the cycle। the air from the sea is called sea breeze। अब इसमें क्या होता है, जो गर्म, मतलब गर्म किस तरफ है, हमारे ज़मीन की तरफ, जहाँ पर हमारा घर है, वो समुद्र की तरफ ठंडी हवा है, तो इस जगह से उस जगह गर्म से ठंडी तरफ जाती है हवा, तो इसलिए क्या होता है, और ठंडी जगह से फिर क्या है, गर्म। सो जो ऐसा चक्र चलता रहता है, तो हमारे तरफ जो लैंड है, जहाँ पे ज़मीन है, वहाँ से गर्म हवा ठंडी की तरफ चलती रहती है।
तो इस जगह गर्म हो जाएगी, फिर इस तरफ से गर्म से ठंडी की तरफ। तो ऐसा यह चक्र दिन और रात चलता रहता है। तो जो गर्म जो उस तरफ से आ रही है समुद्र की तरफ से, उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। और हिंदी में बात करते, हिंदी में बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, समुद्र समीर बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। और ज़्यादातर क्या है, समुद्र की तरफ में जो घर बने रहते हैं उन लोग का जो खिड़कियाँ रहती हैं वो समुद्र की तरफ रहती हैं, जिससे आसानी से ठंडी तरफ और गर्मी का एहसास ले सकें। At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the lands moves toward the sea and this is called the land freeze. उसके बाद क्या होता है, रात के समय इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब जो पानी है वो थोड़ा सा गर्म रहता है। ऐसे कई बार आपने देखा होगा, नदियों में भी ऐसा देखा होगा, सुबह सुबह जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा गरम गरम पानी लगता है। सो ऐसा इसीलिए होता है कि जो ये प्रोसेस है बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो उस तरफ से फिर गर्म हवा इस तरफ आती है, ठंडी हवा बन के, और यहाँ से जो है हवा है उस तरफ जाती है। तो ऐसा पूरा चक्र जो है दिन और रात चलता रहता है। When we come out in the sun we feels warmth। अब जैसे हम क्या है यहाँ पे दिखा रहे हैं, डे टाइम एंड इसको बोलते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इस टाइम क्या है, यहाँ पे गर्म है, तो यहाँ से जो गर्म वायु हम जानते हैं कि गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। उसके बाद जब हम रात के टाइम ये यहाँ का एरिया गर्म हो जाता है, उसके बाद इस तरफ ठंडा रहता है, तो हम जानते हैं कि गर्म से ठंडे की तरफ, तो ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम सूर्य की जैसे ही हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें थोड़ा एकदम गरम गरम फील होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये किस लिए होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। मतलब जैसे ऐसे बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं, तो इनसे बहुत सारी किरणें निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं। सो जैसे ही हम सूर्य से यदि कांटेक्ट में आते हैं तो एक किस प्रोसेस के द्वारा हमें हीट लगती है, इसको बोलते हैं हम रेडिएशंस। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है सीधा कहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि हमें सूरज से यदि रोशनी वो चाहिए तो हमें उसके पास जाना चाहिए। हम कहीं भी यदि दूर भी आ जाएंगे तो रेडिएशंस के द्वारा हमें जो है सूर्य का एहसास हो जाएगा, सूर्य की गर्मी का एहसास हो जाएगा। एंड इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ आवर रूम हीटर वी गेट हीटेड बाय द प्रोसेस। अब रेडिएशन कैसे, जैसे आप ठंडी के टाइम में जैसे आग, फॉर एग्जांपल आप आग के पास बैठ जाते हैं या फिर आप बोले तो हीटर के पास बैठते हैं, तो जैसे आपको गरम गरम महसूस होता है, ये रेडिएशन के कारण होता है। So all hot bodies radiates heats when this heat falls on some objects, a part of it is reflected and a part is observed and may be transmitted। कई बार क्या होता है, जैसे आप हीट वगैरह जब ले रहे हैं तो कुछ तो आप हीट ले लेते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और ट्रांसमिटेड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा कई बार जैसे आप हीट सेक रहे हैं तो आपका टेम्परेचर भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसा गर्म हो रहा है। जैसे आप सूर्य की रोशनी में निकलते हैं तो कई बार बोलते हैं कि यार ये छाता लेके जाओ, इससे आपको मतलब कई बार बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। सो अगर इधर अभी तक जो पढ़ा है, अगर कुछ डाउट है तो आप चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप कमेंट में जाके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर कुछ भी आप बोल सकते हैं कि नहीं समझ में आया है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आसानी से फ्री क्लास का वो भी फ़ायदा ले सकें और उनका भी कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो सके। फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ, तब तक अच्छी प्रैक्टिस करो। बाय बाय।